आज हमारा पहला डिस्कशन रहेगा अबाउट कोपरनिकस मेथड। कोपरनिकस मेथड, आई एम श्योर कि आपने निकोलस कोपरनिकस का नाम तो जरूर सुना होगा कभी ना कभी, बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके रहे हैं। और दूसरे जो मेथड है उसका नाम है केपलर्स मेथड। जॉन्स केपलर का भी नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इनफैक्ट इनके 3 लॉज है प्लैनेटरी मोशन के, वो भी आपने जरूर स्टडी किए होंगे। आज इन्हीं के हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अब ये मेथड्स हैं किस लिए? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमसे नज़दीक या दूर के स्टार्स होते हैं उन तक की डिस्टेंस हम कैसे मेज़र करते हैं। इन मेथड्स में भी हम प्लैनेट्स की डिस्टेंस को मेज़र करना सीखेंगे। अब प्लैनेट्स की भी 2 कैटेगरीज हैं, इन्फीरियर एंड सुपीरियर। पहले चलिए देख लेते हैं कि इन्फीरियर और सुपीरियर प्लैनेट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्फीरियर प्लैनेट्स कौन से होते हैं। इन्फीरियर प्लैनेट्स, basically the planets which are closer to the sun than the earth are called inferior planets। मतलब कि सन से वो ज्यादा नजदीक होंगे एज कंपेयर टू अर्थ। इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे कि मर्क्यूरी है एंड वीनस। ये दोनों प्लैनेट्स सन के ज्यादा क्लोज हैं एज कंपेयर टू अर्थ। इन्हें हम रखते हैं इंफीरियर प्लैनेट्स की कैटेगरी में। अब दूसरी टाइप जो है उसे भी देख लेते हैं। सेकंड वन इज सुपीरियर प्लैनेट्स। सुपीरियर प्लैनेट्स, मुझे लगता है अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सुपीरियर प्लैनेट्स कौन से वाले होंगे। So basically the planets which are farther from the sun than the earth, farther from the sun than the earth are called superior planets। जो planets सन से ज्यादा दूर होंगे as compared to earth। इसमें एग्जाम्पल्स कौन से आएंगे वो देख लेते हैं। जुपिटर प्लैनेट हमारा वो सुपीरियर प्लैनेट्स में आता है। देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, सो ये दोनों प्लैनेट्स इंफीरियर प्लैनेट्स की कैटेगरी में हैं एंड ये 4 प्लैनेट्स हैं सुपीरियर प्लैनेट्स की कैटेगरी में। ऑलराइट, अगर हमें इंफीरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंस पता करनी होगी तो हम यूज करेंगे कोपरनिकस मेथड का, और अगर हमें सुपीरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंस पता करनी होगी तो हम यूज करेंगे केपलर्स मेथड का, केपलर्स मेथड। सो देखा जाए तो कोपरनिकस एंड केपलर मेथड को हम हमारे सोलर सिस्टम के लिए यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में उनकी डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। जबकि पैरेलैक्स मेथड हो गया या फिर इंटेंसिटी मेथड हो गया, वो हम स्टार्स, गैलेक्सीज, उनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हालांकि हम पैरेलैक्स मेथड को प्लैनेट्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं। ओके, सो दीज मेथड्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डू द सेम। अब चलते हैं आगे। कोपरनिकस मेथड, कोपरनिकस मेथड, इस मेथड का यूज करते हैं हम फॉर इंफीरियर प्लैनेट्स। इंफीरियर प्लैनेट्स यानी कि मरकरी एंड वीनस के डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने के लिए। जो एजम्पशन कोपरनिकस ने लिया था वो एजम्पशन क्या था? दैट द ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये चीज जो है वो करेक्ट नहीं थी, राइट? कि जो ऑर्बिट्स थे वो सर्कुलर तो नहीं होने चाहिए थे। तो मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हम इस मेथड को जरूर पढ़ना चाहेंगे
कि उस टाइम पर यानी इतनी ज़्यादा सुविधाएं ना होने के बाद भी कोपरनिकस ने ये मेथड दिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। सो गाइज मैंने यहाँ पर 2 ऑर्बिट्स कंसीडर किए हैं। सन यहाँ पर बीच में है, आउटर ऑर्बिट में हमारे पास अर्थ होगी, लेट से कुछ ये पोजीशन है अर्थ का, और क्योंकि हम इंफीरियर प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो इनर ऑर्बिट में कोई प्लैनेट होगा। लेट से मैं उसकी पोजीशन यहां लेती हूं, हियर इज दिस प्लैनेट, ओके। नाउ लेट अस कंसीडर दैट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन is represented by RES, okay, and the distance between the planet and the sun is represented by RPS, okay। मैं पहले इनको लिख भी देती हूँ कि planet है और अर्थ है। This is earth and here we have the planet and this is the sun, I have already written here. Now let us consider that the distance between the earth and the planet is RPE, okay। लिख देते हैं यहाँ पर RES is the distance of earth from sun, RPS is the distance of planet from sun, and last में RPE is the distance of planet from earth, नेक्स्ट चीज जो हमें कंसीडर करनी है वो ये है कि ये जो एंगल फॉर्म होगा, यानी कि अर्थ से सन के बीच की जो इमेजिनरी लाइन है और अर्थ और प्लेनेट के बीच की जो इमेजिनरी लाइन है, इसके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रही है, इसे हम एप्सिलॉन नाम दे देंगे। एप्सिलॉन इसको हम पढ़ते हैं और इस एंगल को हम कहते हैं प्लैनेट्स एलोंगेशन, हम इस एंगल को नाम देते हैं। अब एक चीज आप यहां से समझिए कि जो एंगल है प्लैनेट्स एलोंगेशन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा क्यों है? अब मान लो कि जो प्लैनेट है वो इस पोजीशन पर है, तो यहां से जो एंगल बना ये तो छोटा बना, राइट। और ऐसे ही अगर मैं यहां पर कहीं प्लैनेट लेती हूं तब भी एंगल क्या बनेगा? छोटा बनेगा, जो एप्सिलॉन एंगल है वो छोटा बनेगा। ये मैक्सिमम एंगल कब बनता है? जब प्लैनेट की पोजीशन कुछ इस तरह से हो कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दैट केस प्लैनेट्स एलोंगेशन विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ओके। अब ये करने का पर्पस ये था कि हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए थी, ठीक है। अब मैं इनके कुछ नाम दे देती हूँ पॉइंट्स के। लेट अस से दिस इज पॉइंट एस, सन के लिए हम एस लिख देते हैं, प्लैनेट के लिए हम पी लिख देते हैं और अर्थ के लिए हम ई लिख देते हैं। सो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल SPE, यहां से इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? अगर मुझे यहां से साइन एप्सिलॉन लिखना हो, साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो हियर द परपेंडिकुलर इज RPS डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज इज RES, ठीक है। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है RES। सो इस इक्वेशन से मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे दैट RPS इट शुड बी इक्वल टू साइन एप्सिलॉन RES, और यहाँ से ऐसा भी लिखा जा सकता है साइन एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ये क्या चीज है? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, और ये तो हमारे लिए डिफाइंड है। ये कितना होता है? ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। सो मैंने सिंपली इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की है, तो मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया यहाँ से प्लैनेट और सन के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो मैं यहाँ से मेजर कर सकती हूँ। सो दिस इज कोपरनिकस मेथड to find out the distance of inferior planets, okay। so इस तरीके से हम
कैलकुलेशंस करते हैं कोपरनिकस मेथड को यूज करके। आई होप आपको ये मेथड क्लियर होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जहां पर भी आपका इसमें डाउट होगा। ओके, तब तक हम आगे डिस्कस करते हैं केपलर्स मेथड। सो द सेकंड मेथड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज केपलर्स मेथड। केपलर्स मेथड, केपलर्स मेथड में पहली बात तो आप जानते हैं कि जो ऑर्बिट्स होंगे वो कौन से होंगे शेप में, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होंगे, राइट। और जो सन होगा वो सेंटर पे नहीं होगा, वो वन ऑफ द फोकस पे होता है सन। यानी कि कुछ इस तरह से, जैसे ये सन की पोजीशन है तो जो ऑर्बिट रहता है प्लैनेट का वो कुछ ऐसा रहता है, राइट। एक साइड में आपके पास मेजर एक्सिस आती है, ओके, दिस इज द मेजर एक्सिस। एंड फर्दर हमने ये देखा था कि केपलर्स मेथड का हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ सुपीरियर प्लैनेट्स, सुपीरियर प्लैनेट्स के लिए। ओके, इस मेथड में हम यूज करते हैं केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बाकी के जो लॉज हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा। इस टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमें ज़रूरत है थर्ड लॉ की, सो हम उसी को पहले लिख लेते हैं। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ पीरियड, या फिर टाइम पीरियड भी आप कह सकते हैं, ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ टी, ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट राउंड द सन इज proportional to the cube of the semi-major axis, semi-major axis A of orbit। पहले ऐसा करते हैं कि जो भी एलिप्टिकल शेप होती है उसमें समझ लेते हैं कि सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस कौन सी होती हैं। उसके बाद आपको ये जो लॉ है जो केपलर ने दिया था वो आसानी से समझ आ जाएगा। सो मैंने यहाँ पे एक एलिप्टिकल शेप बना दिया है और अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ जो सन है वो कहीं यहाँ पर है, ठीक है। सन जो है वो सेंटर पर ना हो करके थोड़ा सा साइड में होता है, एट वन ऑफ द फोकस। सो अब हम जरा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस बना लेते हैं। पहले ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ जाएगी और वर्टिकल एक्सिस कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। ये जो छोटी वाली है, देखो रेडियस यहाँ पे अलग अलग है। जब एक सर्कल होता है तो सर्कल में रेडियस थ्रू आउट सेम रहता है, जबकि एलिप्स के केस में रेडियस अलग होते हैं। ये जो बड़े वाला रेडियस है इसे सेमी मेजर हम बोलते हैं और जो छोटे वाला है इसे सेमी माइनर बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेमी मेजर एक्सिस यहाँ पे ए मैं इसे कह रही हूँ और ये बी होता है, ठीक है। हम यूजुअली इसे ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए क्या चीज़ हुई, ए जो है वो बड़े वाला जो रेडियस है सेमी मेजर एक्सिस के ऊपर, उसी को हम ए बोल रहे हैं, राइट। एंड अब हम पढ़ते हैं कि लॉ क्या कहता है। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब कि टाइम पीरियड क्या होता है रेवोल्यूशन का। मान लीजिए कोई प्लेनेट है और ये सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है। अब ये बात के लिए हम श्योर हैं कि प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगाता है। ये अपना एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है उसी को हम टी बोलते हैं, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। अर्थ के लिए ये टाइम कितना होता है, 1 ईयर के बराबर है। अर्थ के लिए टाइम पीरियड है 1 ईयर के बराबर। हर एक प्लेनेट के लिए डिफरेंट है, राइट। सो दिस इज व्हाट टी इज। So this law states that the square of the time period
of revolution of a planet round the sun is proportional to the cube of the semi-major axis A of the orbit. So this is proportional to the cube of A of semi-major axis of the orbit. ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, राइट। ये सभी प्लैनेट्स के लिए है वैलिड, ये सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है। यही सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि जो केपलर हैं उन्होंने सभी प्लैनेट्स को स्टडी किया, उनके मोशंस को ऑब्जर्व किया और ये कंक्लूजन निकाला कि सभी प्लैनेट्स के लिए ये जो लॉ है ये कॉमन है। ठीक है, अब हम आगे का देखते हैं कि इससे हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ वी हैव द रिलेशन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, अब हम कंसीडर कर लेते हैं लेट T1 and T2 are the periods of revolution of two planets and A1 and A2, अब सबके ऑर्बिट का साइज भी डिफरेंट है तो उनके लिए A1 और A2 उनके सेमी मेजर एक्सिस भी अलग अलग होंगे। आर देयर रिस्पेक्टिव सेमी मेजर एक्सिस। ओके, यहां तक तो हमने कुछ नहीं किया, दो अलग अलग प्लैनेट्स के लिए टाइम पीरियड्स और सेमी मेजर एक्सिस एज्यूम किए हैं T1 T2 और A1 A2 के बराबर। सो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा that T1 is directly proportional to or T1 square is directly proportional to A1 cube and T2 square is directly proportional to A2 cube. Let us say this is equation 1 and this is equation 2. So from equation 1 and 2 can I write T1 square divided by T2 square is equal to A1 cube divided by A2 cube. ये सही है बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के जो भी कांस्टेंट आएगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास यही इक्वेशन यहाँ पे बचेगा जब हम इनको डिवाइड करेंगे। एंड फर्दर आई कैन राइट दैट T1 अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्यूब डिवाइडेड बाय A2 क्यूब। यहां से A2 क्यूब कैसे लिख सकते हैं, A1 क्यूब यहां आएगा हमारे पास T2 अपॉन T1 स्क्वायर एंड A2 इज इक्वल टू A1 T2 डिवाइडेड बाय T1 एंड द पावर विल बी 2/3। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया, ये मेरे पास रिजल्ट आया, यही मेरे पास फाइनल रिजल्ट है जो केपलर्स मेथड से आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि जो T1 है वो अर्थ का टाइम पीरियड है, ये हमारे लिए नोन है। ठीक है, अर्थ का टाइम पीरियड हम जानते हैं। A1 जो है वो अर्थ की सेमी मेजर एक्सिस है, ये भी हमारे लिए नोन है। एंड द थर्ड थिंग इज T2 यानी कि जिस प्लैनेट की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है उसका टाइम पीरियड भी हमारे लिए नोन है। अगर हमारी ये तीनों ही चीजें नोन हैं तो हम A2 को इस इक्वेशन को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। A2 क्या है, दिस इज द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ प्लैनेट 2, जिसका हमें जिस एक्चुअल प्लैनेट का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी उसी की ये सेमी मेजर एक्सिस है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ सुपीरियर प्लैनेट्स यूजिंग केपलर्स मेथड। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। एक्चुअल में यही था केपलर्स मेथड में, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके हमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। ओके, तो ये दोनों मेथड्स मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी कैलकुलेट द डायामीटर ऑफ मून। मून का हम डायामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें यहाँ पे सीखना है। सो लेट अस से यहाँ पर अर्थ है जहां से हमें ऑब्जर्वेशन करना है, राइट, अर्थ, एंड हियर इज द मून, दिस इज मून
मून का डायामीटर हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू डी, कैपिटल डी, डी इज अ डायामीटर। हम इन दोनों पॉइंट्स को भी कुछ नाम दे देते हैं। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब मुझे ये करना है कि अर्थ में किसी पॉइंट से बी को ऑब्जर्व करना है और ए को भी ऑब्जर्व करना है, ओके और ये वाली एंगल मुझे फाइंड आउट करनी है, दिस एंगल थीटा। ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो ऑलरेडी हम पैरेलक्स मेथड में भी सिमिलर चीज हम कर चुके हैं, सो इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली हम किसी डिवाइस का, किसी इक्विपमेंट का ही यूज करेंगे, सो हमें ये एंगल फाइंड आउट करनी है। अब आगे का काम तो आसान है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ ओ, ठीक है। तो अब हमने एक रिलेशन पढ़ा होता है, दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। हम स्ट्रेट डिस्टेंस ना पता करके एक में यहाँ से अगर आर्क यहाँ पे बना लूँ और मैं एज्यूम कर लूँ कि ये जो लेंथ होगी ये अप्रॉक्सीमेटली इस आर्क के बराबर होगी। हम यहाँ पे एक्यूरेटली नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स हैं, एग्जैक्ट मेथड्स नहीं हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आर्क है और इस आर्क को कंप्लीट करने पर मुझे एक सर्कल यहाँ पे मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ए ओ या फिर ओ बी, ये रेडियस के बराबर हुई, ये उस सर्कल के रेडियस के बराबर हुई। और ये जो छोटा पार्ट है ए बी ओ, ये एक सेक्शन हुआ उस सर्कल का, ठीक है। सो एंगल इज थीटा, आर्क हमारे पास लगभग ए बी के बराबर है और जो रेडियस है वो हमारे पास ए ओ के बराबर है, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। डी हमने ये वाली डिस्टेंस ली हुई है, सो आर्क की डिस्टेंस हो गई या फिर हमारे पास ये ए बी की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी, इसे हम ऑलमोस्ट बराबर लेके चल रहे हैं। सो वी गेट थीटा, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ डी इज इक्वल टू एस थीटा। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। एस हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमने पैरेलक्स मेथड में सीखा था। थीटा भी हम जानते हैं कैसे यहाँ पे मेजर किया जाता है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट डायामीटर। अगर हमें दोनों वैल्यूज पता हैं तो हम डायामीटर ऑफ द मून फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। कल का लेक्चर इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे और बाकी के जो मेथड्स हैं वो कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। सो ये मेथड, जो मेथड्स ऑफ मेजरिंग लेंथ है, ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।